नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। इस वक्त पूरी दुनिया में जो बात हो रही है वो है ईरान, इजराइल एंड यूएस वाली वॉर की। यूएस ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए अपने ढेर सारी मरीन्स, कमांडोज पाकिस्तान की साइड पे इधर उधर सारी जगह तैनात कर दिए। कल की धमकी भी आ गई, भाई मान जाओगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो ऑपरेशन करेंगे। व्हाई डू आई फील इट दैट दिस इज अ गेम ऑफ डिसेप्शन? कुछ और चल रहा है, क्योंकि आप अनाउंसर, आप यू सीन मेनी वॉर्स, आई एम श्योर यू विल नॉट अनाउंस द स्ट्रैटेजी टू योर एनिमीज कि हम अटैक करने आ रहे हैं, हम अटैक करने आ रहे हैं। आप ऐसा कभी नहीं अनाउंस करोगे, आप सीधे अटैक करोगे, राइट? कुछ और गेम चल रही है पीछे से। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इट्स बीन ओवर अ मंथ, पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर दी है। अगर मैं कैजुअल लैंग्वेज में बात करूं, शांति चल रही थी, लोग प्रॉस्परस हो रहे थे, अच्छा खा कमा रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। But looks like Trump does not feel happy, and as said, fishing in troubled waters. He's always been fishing in troubled waters. Over to you, sir. Sir, you're on mute. जी। या अभी ठीक है? Yes, sir, अभी ठीक है। तो सही बोला आपने कि भाई जियोपॉलिटिक्स के तरह जब लड़ाई के दौरान कोई कुछ बोलता है तो उसका भी वही है जो मैं हर बार कहता हूं। मदन पुरी का फेवलेस, मेरा बहुत प्रिय डायलॉग, एल्बर्ट जो कहता है वो करता नहीं है, जो करता है वो कहता नहीं। ठीक है। और एम्स काफी क्लियर आ रहे हैं, तकरीबन आपको बता दूंगा। तो अभी आप स्लाइड शो शुरू कर दें, उससे फिर मैं आगे लेता हूं और धीरे धीरे लोगों को समझाता हूं। नहीं सर, पर पहले ये बताइए ना, ये डिसेप्शन कर रहे हैं ना मरीन्स को उतार के, ये मेरे को नहीं लगता ये ऑन ग्राउंड ऑपरेशन करने वाले हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, उसका भी मैं बताऊंगा क्या करना, करेगा क्या अच्छा, उसको, वो भी आएगा। सस्पेंस रखना जारी है। यस यस यस। जी। सारे पत्ते धीरे धीरे खोलने चाहिए ना। 32वां दिन हो चुका है। इस्फहान में काफी बंकर बस्टर मिसाइल्स वगैरह फायर करके ट्रंप ने तो उसका अपने सोशल मीडिया में उसका वो धुआं धुआं आग आग सारा दिखा दिया। प्लस टारगेटेड स्ट्राइक में एक ब्रिगेडियर साहब हैं ईरानियन के, जो was the link between the Supreme Council and IRGC, उसको उड़ा दिया है। बट आई रियली डोंट नो सुप्रीम काउंसिल और IRGC के साथ क्या कनेक्शन है उसका, दो ही सपोज टू बी अ रिलेटिव ऑफ खमेनेई। Ayatollah to IRGC, yes, IRGC doesn't come under the Supreme Council. जेरूसलम में भी स्ट्राइक्स हुए हैं, उनका तो कितना 87th मिसाइल स्ट्राइक है ईरान का। ठीक है। तो ये तो बोलते जा रहे हैं कि उसके ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, मगर शायद ड्रोन्स और जो मिसाइल्स हैं उनके पास अभी तक पूरी तरह से खत्म हुए नहीं है। अब चलते हैं जो चल रहा है, खड़ग आइलैंड, ये आइलैंड, वो आइलैंड, थोड़ा स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ को थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। उसी के साथ साथ ईरान का टेरेन भी आएगा, तो वो भी समझ लो। नाउ दिस इज द, ऊपर देखो ईरान का टेरेन पूरा माउंटेनस है। ठीक है। ये सामने जो रेंज आ रहा है बंदर अब्बास के पास तक, दिस इज योर खारगोस आइलैंड माउंटेन रेंज, और उसके नीचे है हॉर्मुज रेंज, और पीछे है क्या, अल्ब्रेज माउंटेन रेंज करके। लेकिन दिखाने के लिए मैंने बताया कि अगर आप इसको रोकना चाहते हो, पहाड़ों का सिलसिला देख लो आप क्या है। अच्छा, दूसरा ये बैथीमेट्रिक मैप मतलब डेप्थ के मुताबिक, पर्शियन गल्फ के डेप्थ के मुताबिक या किसी भी वाटर बॉडी के डेप्थ के मुताबिक जो मैप बनता है उसको बैथीमेट्रिक मैप बोलते हैं। जितना गाढ़ा नीला उतना डीप। अब आप देख रहे हो इशू केवल ये इलाका है, या आप यहां से बंदर अब्बास जाओ और बंदर अब्बास के ऊपर आओ, दैट इज द प्रॉब्लम।
while the Persian Gulf itself and the Straits of Hormuz itself काफी चौड़ा है, पर्शियन गल्फ को बोलते हैं, काफी चौड़ा है, ऑफ कोर्स है, वेरिंग रेंजेस है फ्रॉम 250 टू अबाउट 80 किलोमीटर्स, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पर से इज अबाउट 30 ऑड किलोमीटर्स, लेकिन जो नेविगेबल चैनल है यहां पे 2 हैं और यहां पे 3 है, ईच इज अबाउट 3 to 5 किलोमीटर्स वाइड। थैंक यू वेरी मच। जो आपके बड़े बड़े शिप है ना, वो इसी चैनल के थ्रू जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते, छोटे शिप चले जाएंगे। तो बगल बगल में लैंड मास के बगल बगल से ही। प्रॉब्लम इज जो बड़े शिप हैं उनको डेप्थ चाहिए होता है मिनिमम तकरीबन 40 मीटर्स का डेप्थ। जहां 40 मीटर्स का डेप्थ कम है वहां पे ये छोटे शिप्स वगैरह ये आपके यूएई के पास से होते हुए ऐसे घूमते हुए आ सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमें जो बड़े टैंकर्स हैं और जो बड़े कंटेनर्स हैं, जो वेरी लार्ज कंटेनर शिप्स हैं, VLCS एंड VLCC क्रूड कंटेनर्स हैं, वो यही चैनल से जा सकते हैं। अभी आप अप्रोच देख लीजिए, यहां ये इधर ऊपर 2 हैं, फरूर और सिरी के बीच में, और अपर टुंग और अबू मूसा के बीच में एक और चैनल है। नाउ दीज आइलैंड्स आर ओन्ड बाय ईरान। वो अलग बात है कि इनका यूएई के साथ कंटेस्ट चल रहा है, हु ओन्स दिस, बट फिजिकली इट इज ओन्ड बाय ईरान। तो जब आप निकल के आ रहे हो टू द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज विद इन द पर्शियन गल्फ, यू आर पासिंग द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ ईरान, नॉट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर्स, जहां पे ईरान का शेयर है एज पर अनक्लॉज। अब जब आप इधर ऊपर आते हो तो ये नीचे से ऊपर 3 चैनल ही हैं। ये खसाब अपना पेनिनसुला है विच इज पार्ट ऑफ ओमान। खसाब में देर इज अ वेरी बिग एयरफील्ड ऑल्सो, मिलिट्री कैंप, एयरफील्ड सब अवेलेबल। दिमाग में ठोस के रखना, आगे समझाऊंगा जब बताऊंगा क्या है। अब ये सबसे ऊपर वाला चैनल जो है, जब आप उसके अंदर जा रहे हो, initial 2-3 kilometers, 4 kilometers, you are again in the territorial waters of Iran before you come out. अभी ईरान इसको डिनाई करता है और सेफ कॉरिडोर जो बोल रहा है जाने के लिए, ये 4 आइलैंड से निकल के आके बोलता है केशम, लराक और यहां से आइए। ये भी डीप है चैनल, क्योंकि ये दिस इज द अप्रोच टू बंदर अब्बास, इट्स मेन डीप सी पोर्ट ऑफ ईरान। आप अपने शिप्स भी यहीं से आ रहे हैं, तो दिस इज द रूट शिप्स आर टेकिंग फॉर गोइंग इन एंड कमिंग आउट एट द मोमेंट। वो जो ईरान कहता है कि नहीं मैं भी पैसे लूंगा क्योंकि सुएज कैनाल, पनामा कैनाल, आई एम सॉरी, सुएज कैनाल, पनामा कैनाल आर नॉट नेचुरल वाटर्स, वो आर्टिफिशियली मेड है, नेचुरल वाटर्स नहीं है वो। ये नेचुरल वाटर है तो ग्लोबल कॉमन्स होता है। तो ये जो डिमांड ईरान लगा रहा है कि मैं यहां पे टोल लूंगा इज इनकरेक्ट, नॉट लीगल। अब इस लड़ाई में क्या लीगल क्या इलीगल, सब कुछ वाजिब चल रहा है। अभी जो ये बोलता है कि मैं खड़ग आइलैंड लूंगा, खड़ग आइलैंड लूंगा, खड़ग आइलैंड लूंगा, ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है। ये रेड राउंडल जो सबसे लेफ्ट में है ना, बुशैर पोर्ट के ऊपर, वो है खड़ग आइलैंड। उसका जो छोटा सा इलाका दिखाया मैंने, वेस्ट पियर, ईस्ट पियर, स्टोरेज टैंक्स, यहां पे सब पूरा अंडरग्राउंड जा चुके हैं वो। ओके, अब खड़ग आइलैंड का स्टेटस क्या है? ईरान से के कोस्ट लाइन से केवल 24 किलोमीटर दूर है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से हम लेते हैं तो 660 किलोमीटर दूर है, और अगर गल्फ ऑफ ओमान के स्टार्ट से लेते हो 1000 किलोमीटर दूर है। जहाज नहीं तेरे पास, कख नहीं तेरे पास, तेरा एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे बैठा है डीगो गार्शा के पास, पकड़ेगा कैसे यार? किसको उल्लू बना रहा है? किस फौजी को उल्लू बना रहा है?
चले भी गए, आप बोलते हो कि मैं एयरबोर्न डिवीजन आ रहा है उससे पैराड्रॉप कर दूंगा, बेसिक मिनिमम एम्यूनेशन, खाना पीना सब लेके जाते हो, उसके बाद आप उनको लॉजिस्टिकली सस्टेन कैसे करोगे? कुवैत में तो आपने बेस बनाया ही नहीं है, जो 230 किलोमीटर है सबसे नजदीक है उसके, कहां से? केवल बैठना नहीं होता, बैठने के लिए भी देख लो आप कितना चौड़ा है, 8 किलोमीटर लंबा है, और ये सबसे चौड़ाई वाला एरिया जहां रेजिडेंशियल एरिया और ये दिया, ये 5 किलोमीटर। मतलब कम से कम आपको पूरी एक ब्रिगेड डालनी पड़ेगी, 4-5 हजार लोग, क्योंकि अंडरग्राउंड भी जा चुके हैं लोग। हाँ, उड़ा सकते हो काफी कुछ, दैट यू विल बी एबल टू डू एयर पार्ट, टू फिजिकली ऑक्यूपाइड नॉट सो इजी। दूसरा, कई लोग फेंकते हैं ऐसे ही, कैशम आइलैंड ले लेगा, तो मैंने कैशम आइलैंड भी साइड वाले इमेज में दिखा दिया है। कि किस्सा यही खत्म करता हूं, लल्ला मेरे 135 किलोमीटर लंबा है, 135 किलोमीटर, 1500 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है, और जो ऊपर टिप गया है ना, वहां से ईरान का कोस्ट 2 किलोमीटर दूर है, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को डोमिनेट करता है, अप्रोच टू बंदर अब्बास, पकड़ के दिखा दे। मतलब तेरे को तकरीबन तकरीबन, और यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड है, काफी सालों से अंडरग्राउंड है, पूरा अंडरग्राउंड, टनल्स वनल सब कुछ बना रखा है। तेरे को 2 या 3 डिवीजन लग जाएंगे इसको पूरे कब्जा करने के लिए, और पता नहीं कितने लड़ेंगे और कितने मरेंगे। डिटो विद खड़ग आइलैंड। बॉडी बैग्स के लिए तैयार हो? इतने बूट्स तो आपके पास है भी नहीं। तो जब बोलते हैं ना यार, थोड़ा हमको सोच लेना चाहिए। जो नॉर्मंडी लैंडिंग्स हुआ था, 180 किलोमीटर दूर था फ्रेंच कोस्ट से, कितने जहाज, कितने शिप और क्या क्या डाला था, लेकिन वो तो अलग है। लॉजिस्टिक्स के लिए एक चीज आपके लोगों को समझाता हूं, शायद पहले भी समझाया था, लोग भूल गए होंगे। ये जब आइलैंड देखते हैं तो उसके पास ये देखो, हल्का हल्का नीला कलर का आपको पानी दिखता है, दिखा रहे हैं ना, जैसे अपना ये खड़ग आइलैंड का है, तो ऊपर की तरफ देखो वेरी लाइट मरीन ब्लू कलर का पानी है। दैट इज नोन एज, दैट इज पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब आइलैंड है, कुछ एक जगह क्लिफ होता है, लेकिन अमूमन आइलैंड का बीच वगैरह जहां पे होता है, वो सतह इमीडिएटली क्लिफ में नहीं गिरता है नीचे, वो धीरे 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 स्लोप करके जाता है, और फिर थोड़े दूर जाके फिर अंदर जाता है। दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब आप लॉजिस्टिक्स लेके आओगे, ये कॉन्टिनेंट भर के शिप लेके आओगे, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर आ नहीं पाएगा वो। तो तेल पानी आप कैसे भेजोगे? कभी भी गूगल करके नॉर्मंडी लैंडिंग का देख लेना, जो लैंडिंग शिप भी होता है, पानी में फेंका था वेस्ट डीप, इतना वेस्ट से ऊपर पानी में वेड करते हुए गए अंदर। इट्स नॉट इजी। यूके ने वहां पे उन्होंने प्लानिंग करके आर्टिफिशियल पोर्ट बनाया था, कंक्रीट, हॉलो कंक्रीट विच कैन फ्लोट ऑन वाटर, मलबरी पोर्ट करके उसको टो करके लाए थे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर लग जाए जहां तक, ताकि एंकर किया था उसको, जो एंड ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ से वहां तक सारा मापदंड करके उन्होंने बनाया था, हर एक जगह के लिए अलग डिजाइन करके उसको वहां लगाया था। शिप यहां आता था, डॉक करता था, और इसके ऊपर से सारे हैवी व्हीकल, टैंक, गन्स, जो भी लॉजिस्टिक व्हीकल्स थे, सब इसके ऊपर से निकल के गए थे। पानी में कैसे निकाल के ले जाएगा गाड़ी? फंस जाएगा, एक दो निकल जाएगा, उसके बाद फंस जाएगा फिर। सो लेट अस बी अ लिटिल रियलिस्टिक। वो भी फेंकता है ट्रंप लोगों को बताने के लिए। आई डोंट थिंक द इरानियंस हैव बॉट इट, बट हमारे कई आर्मचेयर स्ट्रेटेजिस्ट हैव बॉट इट कि भी खड़ग आइलैंड पकड़ लेगा, कैशम आइलैंड पकड़ लेगा। 135 किलोमीटर लंबा है कैशम आइलैंड, 135 किलोमीटर।
इमेजिन द अमाउंट ऑफ ट्रूप्स दैट यू नीड, और उसके पास क्या है। अभी अगर उसने पकड़ना कि भाई स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को मैंने फिजिकली क्लियर करना है, आज वो कह रहा है नहीं, ये है इलाका पूरा कब्जा करना है, और ये जो कश्यप पेनिनसुला है उस पे आके पूरी तरह से बैठना है हथियार के साथ लेस, तब आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा कर सकते हो। है बूट्स, इतने बूट्स हैं, ये तो कब्जा कर लोगे। कब्जा क्या करना है, यहां तो आके बैठ सकते हो, ये तो ओमान का है इलाका, ऊपर पहाड़ी इलाका। आपको मैंने केशम का बताया था, केशम पकड़ना है, नीचे इसकी ये लरकार है, ये हॉर्मुज है, बंदर अब्बास है, ये सारा कुछ पकड़ना है। कितना कुछ मैं दिखाता हूं। एक और है जो कहते हैं कि भाई ये जो 4 आइलैंड है इसको पकड़ लोगे, 5 बल्कि, तो ऊपर फरूर है लेफ्ट से, नीचे सीरी है, अबू मूसा है, और यहाँ पे 2 हैं छोटे छोटे, लोअर अम्ब एंड अपर अम्ब, खुले में हो। यू थिंक आपके ऊपर रॉकेट अटैक सब कुछ नहीं आएगा, ड्रोन अटैक कुछ नहीं आएगा, उसको बैठ के कर क्या लोगे। ठीक है, शिपिंग आप बोलते हो कि मैं इसको कंट्रोल करता हूं, ठीक है, ईरान बोलता है निकल गया, यहां कहां से जाओगे। तो अगर सारा कुछ करना है तो ये भी पकड़ना है, ये भी पकड़ना है, ये यहां पे भी बैठना है आपको, तब जाके स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज आप कहोगे कि मैंने कर लिया। आप क्या क्या कर सकते हो मेरे हिसाब से, अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को आपने कंटेस्ट करना है तो सबसे पहले ये खसाब पेनिनसुला को ऑक्यूपाई करना है। उसके लिए आपके पास ट्रूप्स हैं, उसके पास आपके पास ट्रूप्स हैं, और यूएई ओमान तो सब आपके साथ हैं, आपके पास आ जाएगा। अल फुजैरा ये आपका डिब्बा पोर्ट है, यहाँ पे फखान पोर्ट है, फुजैरा पोर्ट है, ये सारे के ऊपर आप कंट्रोल ला सकते हैं। रासल खैमा के ऊपर भी बोलो मैं कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन क्या है, अब अगर ईरान ये नीचे वाले जो शिपिंग लेन्स है उसको कंटेस्ट करने की कोशिश करता है तो यहां से आप उसको रोक सकते हैं। केवल ये ध्यान रखना है कि ईरान के जो भी फास्ट अटैक मिसाइल बोर्ड्स और ये सब हैं, ये फाइबर ग्लास के हैं, लोहे के नहीं हैं, तो थोड़ा रडार वगैरह में पकड़ना मुश्किल होता है, बट आई एम श्योर इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स ये लेके आएंगे। अगला अगर कुछ कर सकता है जिसमें कैजुअलिटी होगा, ये छोटे जो आइलैंड्स हैं, वहां कैजुअलिटी होगा, बॉडी बैग के लिए तैयार होना चाहिए। ऊपर वाला तो भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट, इतनी ट्रूप्स है नहीं उसके पास। ठीक है, तो हो हल्ला किस चीज का है। देखो लड़ाई किस लिए, बेसिकली क्या है, एक एम है जिसमें इजराइल और यूएस साथ चल रहे हैं, क्या, ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और उसके मिसाइलों को खत्म करना। तो आज के तारीख में जो कुछ भी आप अटैक्स देख रहे हो, जैसे आज इस्फहान में हुआ, पहले नातांज पे हुआ, जो जो उसके नॉन न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसको आप तबाह कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। प्लस जो भी मिसाइल जहां पे बनता है, जो बाहर है, उसके जो एंसिलरीज हैं या ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का जो भी इंडस्ट्री है उसको ठोक रहे हैं। दैट वाज द बैकग्राउंड टू दोस 3 स्टील प्लांट्स गेटिंग डिस्ट्रॉयड, कि अगर स्टील प्लांट ही मैं तोड़ दूंगा तो बॉडी और पार्ट्स कैसे बनाएगा। ठीक है, वो अलग है कि उसके कारण उसने 2 एल्युमिनियम प्लांट्स तोड़ दिए गल्फ में, दैट्स देयर, वो तो पंच काउंटर पंच चलता है। तो ये टारगेटिंग इनका फिजिकल टारगेटिंग है ऑफ द ड्रोन एंड मिसाइल इंडस्ट्री, ड्रोन एंड मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी। तो चाहे उसके बाद उनका मानना है कि भाई चाहे उसके बाद उसके पास कितना भी मिसाइल बाद में बना ले या ड्रोन्स बना ले, अगर लॉन्च साइट मैंने खत्म कर दिया है तो लॉन्च कैसे करेगा। तो उसी बेसिस पे न्यूक्लियर का पिकैक्स माउंटेन
जो ईरानियन बोलते हैं कोही कोलन गाजला, ठीक है, जो ये नतान्स के पास है, अमेरिकन और इजरायलीज का मानना है कि वो जो 460 असली लड़ाई अभी पूरे जो ट्रूप्स आए हैं वो 460 यूरेनियम केजी यूरेनियम जो है ना एनरिच्ड, उसके पीछे। तो उसके ऊपर मेरा मानना है कि ये आए जो है ना बाकी सारे, दीज आर ट्रेन्ड फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड अदर थिंग्स। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स होने वाला, पिकैक्स बोल रहा है, बाकी की जगह बता नहीं रहा है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 460 यही हों, दूसरे जगह भी होंगे। तो दे विल यूज देम एज सर्जिकल स्ट्राइक्स। या तो फिजिकली निकाल सकते हैं, मेरा मानना है फिजिकली निकालेंगे नहीं, वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज कर दें, समथिंग लाइक व्हाट वी डिड एंड पुल देम आउट। तो आइलैंड्स को विल बी यूज्ड एज डाइवर्शन। बेसिकली सेंट्रल एंड खसाब पेनिनसुला पकड़ लेंगे मेरे हिसाब से, तो कंट्रोल्स, तो आपके नेविगेबल रूट के ऊपर आपके पास कंट्रोल आ गया। जैसे ईरान की नजर इस तरफ बढ़ती है, बोलेंगे अभी हम खसाब कर रहे हैं, अभी वो खर्ग आइलैंड करने हैं, केशम कर रहे हैं, ट्रुप्स बिल्डअप करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स होगा वो यूरेनियम को निकालने के। न्यूक्लियर थ्रेट निकालना है, मेन एम इज दैट, कि ईरान के पास न्यूक्लियर थ्रेट नहीं होना चाहिए। अभी डेली जो स्ट्राइक्स होते हैं यहाँ पे, जो लोग अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है, इट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विच इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। जब बॉम्ब, सायरन, श्रैपनल सब तरफ चलता है ना, तो इट्स क्वाइट ट्रॉमेटिक टू द पीपल। सबसे ज्यादा ईरान में हो रहा होगा अभी, एंड नंबर 2 इजराइल में हो रहा होगा, नंबर 3 इन द गल्फ कंट्रीज। दैट इज वेयर आई से हु ब्लिंक्स, क्या होता। ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बाद में काफी पड़ा है अमेरिकन ने, तब तो अफगानिस्तान और इराक में हंस के छोड़ दिया था, कोलैटरल डैमेज सीरिया में। पीपल हैव नॉट स्टडीड द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन पीपल एंड खास करके चिल्ड्रन। नेक्स्ट जनरेशन आप हमास हिजबुल्लाह को तैयार कर रहे हो यहां से, अभी बता रहा। So that is why when we were in the valley, हम बोलते थे ना, मेल्ड फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। ऑप सद्भावना, लोगों का ख्याल रखना, मेडिकल कैंप कराना, खाना पीना देना, बच्चों के स्कूलिंग को तैयार कराना, स्कूल बंद होते थे स्कूलिंग कराना, उनके स्पोर्ट्स इवेंट्स कराना। मिलिटेंट्स आते थे कि भाई चैनल नहीं चलाने देंगे, तो उनको मिलिटेंट्स को मारना ताकि टीवी चैनल्स वगैरह चले, पीपल कैन सी व्हाट नॉर्मल लाइफ इज लाइक, दैट मोटिवेट्स पीपल। यहाँ क्या है, पूरा इंटरनेट तो बंद है, 32 दिन हो गए इंटरनेट तो बंद है। You have to go through that to realize कि what is the trauma that the people are facing। ठीक है, आप ये लड़ाई लड़के चले गए, ये सब करके चले गए, दब गया, आपके 20 साल बाद वो 5 साल का लड़का आपके सामने खड़ा होगा एज हमास या हिजबुल्लाह या हूती, यू डोंट नो इन व्हाट कलर। सो दैट आल्सो टू बी सीन। अभी लेट अस लुक एट द बैटल्स इन इजरायली सेक्टर, राइट। आई विल कम टू दैट येलो एरिया। हमास के साथ हो रहा है, अभी भी लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई चल रही है, सीरिया के साथ चल रहा है, डोंट थिंक कि नहीं हुआ है, कम है बहुत। हूतीस का भी शुरू हुआ है कि बाबेल मंदेब में क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा धमाका है दिस येलो एरिया। दिस येलो एरिया इंडिकेट्स ऑफशोर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। अभी ये सामने जगह है जहां पे पता लगा है, यहां पे और भी है। नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों अब चैटर आता है ग्रेटर इजराइल, कि करना क्या है उन्होंने। हमास ये पूरा गाजा स्ट्रिप टेक कंट्रोल, तो यहाँ पे जितना गैस फाइंड्स हुआ है अभी मिल गया, हो गया,
कुछ एक यहाँ पे हैं जो इजराइल ऑलरेडी कर रहा है। उसके बाद सीरिया, हिजबुल्ला, आप लेबनान का कोस्ट लोगे, सीरिया आप सीरिया का कोस्ट लोगे, सारा ऑयल एंड गैस। ईरान के हार्डलाइन रेजिम हैज टू बी डिस्ट्रॉयड। पार्डन माय एरर्स, यहाँ पे दो जगह हैं, या वीकेंड। व्हाई डज ही से कि मैं रेजिम चेंज के बारे में अब बात नहीं करता, पहले तो रेजिम चेंज किया था, टारगेटेड किलिंग किया, लेकिन टूटा नहीं। कहता नहीं रेजिम चेंज की जरूरत नहीं है, उसको पूरा इतना वीक कर दो कि यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए उसके पास, उन लोगों के पास पैसा नहीं होगा। आज की तारीख में क्लोज टू सबसे ज्यादा पैसा हिजबुल्ला को जाता है, 700-800 million to a billion dollars, I think $1 trillion annually। नेक्स्ट हमास को आता है, उसके नेक्स्ट हुतीस को आता है, ये ईरान देता है। ईरान इज अर्निंग मनी थ्रू अपना बिटकॉइन। 2019 से बिटकॉइन में जा चुका है वो। चाइना ने पूरा सिखा दिया है उसको हाउ टू माइन, कैसे करना है, क्या करना है, सारा वो अभी बिटकॉइन में करता है। यू कैन ट्रेस इट। उसका बिटकॉइन बनाने का $1,300 to $1,500 पड़ता है। आज के रेट में तो उसको $70,000-75,000 का गेन है पर बिटकॉइन। दैट इज हाउ ही इज एबल टू फंड ऑल दिस। तो उसको इतना, दैट इज वेयर, व्हाई इज द टारगेटिंग एनर्जी, पावर एंड एनर्जी का मतलब भी है ना, माइनिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, बिजली चाहिए आपको, बहुत बिजली चाहिए, पानी चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए पानी चाहिए, बिजली बहुत चाहिए। आप ठोक दो उसके पूरे एनर्जी सेक्टर को कंप्लीट और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो बिजली नहीं तो माइन कहां से करेगा। तो जो भी टारगेटिंग होता है ना, मतलब है उसका, दैट इज द बैकग्राउंड टू वीकन द रेजिम। तो यूएस के सपोर्ट से ये पूरा गेन हो जाता है, तो यूएस के एनर्जी वाले की तो चांदी हो गई, वही तो आएंगे यहाँ पे। 1990 में यूके आके यहाँ पे चेक करके गया है, यूके के ऑयल इंडस्ट्री, बीपी एंड ऑल, 1990। ये लड़ाई लंबी है भाई साहब, छोटी नहीं है। तो मेडिटेरेनियन के ये ऑफशोर का पूरा वो ले लेगा। ये है लड़ाई, जो 4 लड़ाई इजराइल लड़ रहा है, विच इट नीड्स, इफ इट हैज टू गेन कंट्रोल ऑफ दिस, इट हैज टू फाइट एंड विन टू सक्सीड फॉर दिस। कैसे, इसके साथ क्यों है, ये है कैनाल, बेन गुरियन कैनाल, एशकेलन जाता है। तो ये गाजा खाली होना, नहीं तो दे कैन टारगेट इट। दिस इज, ये इजिप्ट का साइनाई है, ये इस तरफ एलत है, दूसरे साइड अकाबा है। तो सम पीपल कॉल इट गल्फ ऑफ एलत, और यू कैन कॉल इट गल्फ ऑफ अकाबा। दिस केएसए का, एमबीएस का पेट ड्रीम क्या है, न्योम। कहां है, एट द माउथ ऑफ दिस रनिंग स्ट्रेट लाइन। और अगर ये कैनाल बन गया और ये ऑयल गैस पूरा खुलेगा मेडिटेरेनियन से, तो वहीं निकल जाएगा। बाकी इधर जो आना है हैज टू पास बाबल मंडे। नाउ यू रियलाइज व्हाई हुतीज हैव टू गो। और कब लड़ाई शुरू कराई थी यूएस ने हुतीस वालों के साथ, 10-15 साल हो गए जो चल रहा है, 10 साल तो हो ही गए, लड़ाई चली जा रही है। दे हैड थॉट, पहले नॉर्थ और साउथ येमेन अलग थे, दे हैड थॉट कि भाई एक हो जाएंगे, हमारे साथ हो जाएंगे, वो बात नहीं हुई। अब आप देख रहे हो न्योम, उसको पैसे चाहिए अभी, न्योम इज ऑन होल्ड बिकॉज पैसे कम पड़ रहे हैं। जैसे ही ये कैनाल थ्रू हो जाता है भाई साहब, अकाबा, न्योम, चांदी चांदी यार, पैसे पैसे। शिपिंग की, सारे डॉकिंग होगा, यहां रुकेंगे, विक्चुअलिंग आएगा, पैसे मिलेंगे, डेमरेज चार्जेस मिलेंगे, खूब मिलेंगे। न्योम बन गया। नाउ यू रियलाइज व्हाई सऊदी अरेबिया इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड सेइंग नहीं, ईरान को खत्म करो, ईरान को। नहीं, सो वो भी है, और दूसरा उनका शेयर सुनने वाला भी पुराना कहानी, तो वो भी तो है वो ना। तो पुराना है ही है, असली तो ये है यार।
और ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर ईरान गेट्स न्यूक्लियर then Saudi will also have issues because then they यस, will also have एवरीबडी problems. हैज इश्यूज ना, बट सबसे ज्यादा तो इजराइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, बिकॉज फर्स्ट प्लेस ईरान ने तो खुल के बोला है दे विल न्यूक इजराइल, राइट? How convenient for them. So, एक चीज I just want to ask one question because everybody has been speaking. Everybody has been speaking कि civilizational country है, civilizational country कोई is सिविलाइजेशनल कंट्री नहीं है घंटा, when Iran. the मुस्लिम Iran. केम किधर गई सिविलाइजेशन? Exactly. वो Exactly. I सिविलाइजेशन was तो इत्थे, वो सिविलाइजेशन तो इत्थे आई है, भारत में है। मैं वही कौन सी सिविलाइजेशनल पुरानी कंट्री है जब आप मुस्लिम बन गए, आप तो पर्शिया से आपका कल्चर, आपकी पूरी हिस्ट्री, आपका पूरा सिविलाइजेशन तो खत्म हो गया जो ईरान का था। नाउ दीस आर मुस्लिम्स, शिया मुस्लिम्स। हार्डकोर आपने तो कौन सी now सिविलाइजेशन? you realize why all these Muslims and others when they go to various places they change the name for this, ताकि आपका सिविलाइजेशनल कनेक्ट तोड़ दे। तो पर्शिया से ईरान बनाया इसको अर्ली 20th सेंचुरी में, दे रीनेम्ड इट एज ईरान, दे नेम्ड इट एज ईरान। एंशिएंट नेम वाज पर्शिया, पर्शिया रखते तो वो कल्चरल कनेक्ट आता, लोगों में जागता, नहीं नहीं यार हमारे जो पूर्वज थे वो ये थे। अभी कौन से पूर्वज यार, सारे तो यहां आ गए। अच्छा, लोगों को पता नहीं होगा, ईरान till the 18th century was a Sunni country. Let's be very clear about it. 1761, the Safavid dynasty, because they felt a threat from the Ottomans from one side and the Afghans from the other side, Durrani had become very strong, Afghan ka Durrani dynasty. So he forcibly, they felt that they will come under the caliphate of one or the other. फोर्सिबली चेंज कराया लोगों को कि अब आप शिया हो गए। तो ये ना सोचना कि शुरू से शिया थे, 1761 से बने ये शिया कंट्री। सो दैट शुड आल्सो बी क्लियर। उसके पहले कोई शिया नहीं था, प्रॉपर सुन्नी कंट्री थे। बाय द डिंट ऑफ द किंग्स स्वॉर्ड दे बिकेम शिया, जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज डायनेस्टी फ्रॉम द ऑटोमन्स एंड द दुर्रानीज। वो अलग बात है कि दुर्रानी आ गया यहाँ, भारत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा, इवन अ फिरिक विक्ट्री। इतने जितने हमारे मराठे मरे थे उससे ज्यादा तो उसके सोल्जर्स मर गए। He went back and within 5 years he was killed and the Durrani dynasty collapsed. That is separate. He didn't know that at that time. Yeah, 1761 से शिया हुए, not before that. So people should also be very clear कि ईरान क्या था, ईरान का हिस्ट्री पढ़ो। तो एनीवन सेइंग सिविलाइजेशनल, सॉरी यार कौन सा सिविलाइजेशन? आप इराक को नहीं बोले सिविलाइजेशनल, वो तो मेसोपोटामिया और बेबीलोन वगैरह थे वहां पे। तो व्हाई इज दैट नॉट सिविलाइजेशनल? राइट? इजिप्ट को कौन सा सिविलाइजेशन बोलोगे आप? वो तो कॉप्टिक क्रिश्चियन तक ही जाते हैं, क्यों फेरोज के तो क्यों नहीं जाते? लक्सर वगैरह तो आप उनके देखने जाते हो, पिरामिड शिरामिड ये वो एंड ऑल, बट यू कीप इट टिल क्रिश्चियनिटी, कॉप्टिक क्रिश्चियंस। Which civilization are we talking about in Iran? कौन सा इनका फायर टेम्पल है वहां पे? वो तो फायर टेम्पल यहां गुजरात में आ गया। अभी भी लोग जहां भी भारत में, उनका तो एक मन्नत मांगने जाते हैं। That is the main fire temple which has come there, the pure fire which has always been kept burning. उससे निकल के, उस फायर से निकल के इंडिया में जहां जहां ये फायर टेम्पल है, उस फायर से निकल के गया है। In Iran, there is no fire temple left. I don't think any original fire temple is still working in Iran. I ठीक है, टॉक के लिए बोल दो सिविलाइजेशनल, कि खून के अंदर है दैट कि हमारे ये लोग थे, बट वो सिविलाइजेशन खत्म हो गया। लाइक आई सेड 1761 में ही तो शिया बने हैं, उसके पहले तो सुन्नी थे पूरे। Exactly, because everybody has been speaking and I was thinking कि भाई ये तो मुस्लिम्स हैं, पर्शियन कल्चर अलग, ये शिया कल्चर, how come it's a civilization? Civilization तो is शिया gone भी when कहाँ पे, लाइक मैंने कहा पहले सुन्नी थे पूरे। पहले सुन्नी थे तो वो तो कल्चर। जब वो जोरास्ट्रियंस को खत्म किया वहां पे, फायर टेम्पल लेके यहाँ आ गए भारत, वो सारा कुछ, they were all Sunnis at that time. Everybody was a Sunni. Only 1761 they have become Muslims.
अपना शिया। ओके, तो अभी इसमें क्या तात्पर्य निकलता है कि जैसे मैंने कहा फॉर इजराइल एंड हार्डलाइनर्स इन ईरान, इनके लिए तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इजराइल के लिए, क्योंकि लाइक आई सेड न्यूक्लियर थ्रेट है। अगर न्यूक्लियर और मिसाइल्स तो है ही उसके पास, उसमें न्यूक्लियर टिप कर देगा तो इट बिकम्स एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एज फार एज इजराइल एंड जूस आर कंसर्न। तो वो तो लड़ रहा है कि मैं तो उसको बनने नहीं दूंगा, बनता है। हार्डलाइनर्स इन ईरान, अगर हम मर गए तो हमारे तो लोग ही हमें लिंच कर देंगे, इट इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर देम। यूएस का एम मल्टीपल है, ए न्यूक्लियर और मिसाइल थ्रेट निकालो, इस दबाव में यू विल रीगेन कंट्रोल ऑफ एनर्जी, जो अभी तक पेट्रो डॉलर में साइन नहीं हुआ था। आई एम श्योर गल्फ कंट्रीज अभी पेट्रो डॉलर का दोबारा रेन्यू कर देंगे, ठीक है। बट एक और छोटा एडवांटेज होता है जो आगे समझाऊंगा मैं, कि जो अभी फिलहाल इनके पास डेट क्राइसिस है, क्योंकि यहां से पैसे वैसे ऐंठेगा लोगों से, अभी ऑलरेडी बोलने लग गया है कि भाई गल्फ कंट्री शुड फंड दिस वॉर, तो थोड़ा बहुत डेट क्राइसिस जो है वो रोल ओवर कर देगा फॉर अ लेटर डेट। उसका एम होगा कि यार मेरा टेन्योर निकल जाए, जो अगला आएगा डेमोक्रेट का आएगा वो सॉर्ट आउट करे, डूइंग अ मनमोहन सिंह ऑन दी अदर फॉलोइंग गवर्नमेंट्स, जो ऑयल बॉन्ड्स लिया था उसने, कि भाई लेटर डेट जो गवर्नमेंट आएगा वो उस स्यापा उसके सर फटेगा, उसको सॉर्ट आउट करने दो, आई विल बी गॉन बाय देन। तो डिटो हियर कि मेरा तो टेन्योर खत्म हो जाएगा, ये रोल ओवर हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, वो देखते हैं। तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन है, आर द यूएस, इजराइल एंड साउथ अफ्रीका की सऊदी अरेबिया कीन ऑन अर्ली पीस? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि वो दूसरी लड़ाई भी मैंने बताया ना, दूसरे साइड में जो चल रहा है फ्लैंक में, जिसके बारे में कोई ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा, अबाउट Israel's 4 wars that are going on. ईरान ऑन वन साइड हैज रिफ्यूज टू नेगोशिएट एट द बैरल ऑफ गन। जो लोग फुदक रहे थे ना, ओ हो उससे सीखो, इससे सीखो, हमारे बगल में जो देश खड़ा हुआ है उससे सीखो, क्या सीखो? ईरान ने तो थप्पड़ मार दी, कहता वो अपना ही चला रहा है, हम तो कोई डील नहीं कर रहे उसके साथ। और जो ये बना रहे हैं टर्की, सऊदी अरेबिया, ये पाकिस्तान, वो उनका है यार, आई एम नॉट देयर। इन एनी केस कोई भी पीस डील होना है without having any rep from Israel on the table, can that peace deal function? It cannot. लोग भूलते हैं कि ये जो पाकिस्तान में गए थे, जहां पाकिस्तान ने बोला था कि ठीक है आके बैठ लो, वहां पे केवल एक्सचेंज ऑफ टर्म्स था, कोई पाकिस्तान was not mediating anything. I don't say we were mediating anything, but USA takes a lot of credence in our stance and our views. क्यों कह रहा हूं? सोच समझ के कह रहा हूं। एक रात पहले लंबा चौड़ा, शाम को लंबा चौड़ा बातचीत हुआ था मोदी जी का, वो डोनाल्ड ट्रंप ने रिंग किया था मोदी जी को ईरान। और क्यों कह रहा हूं ईरान के साथ, ईरान के डील के बारे में बातचीत हुई थी और 15 पॉइंट पूरा बातचीत हुआ था। उसके फौरन बाद जयशंकर जी का इरानियन एम्बेसडर इन इंडिया, उसके साथ लंबे चौड़ी बातचीत हुई। He must have rung up and said, gave his points, क्या क्या बातचीत हुआ है। उसके बाद उन्होंने जयशंकर जी से बात किया है, उनके व्यूज आए होंगे, मोदी जी को बताया गया। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वॉन्स, स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर पाकिस्तान जाने से पहले भारत आए, भारत में सेटिंग हुआ उनका मोदी जी और जयशंकर जी के साथ। उसके बाद गए हैं जहां पे ईरान के पॉइंट्स भी बता दिए गए थे, 5 पॉइंट्स की ये ईरान की तरफ से, तो उधर जाके बैठे और चले गए। भारत ने भी कहा होगा यार कि विदाउट इजराइल आप डील कैसे कर सकते हो, मेन पार्टी हु इज अफेक्टेड इज इजराइल। भारत में जब लड़ाई चल रही थी, शुरू हो चुका था अर्ली मार्च, 2 इवेंट हुए थे, रायसीना डायलॉग और इंडिया टुडे कॉन्क्लेव। उसके फौरन बाद दोनों जगह
यूएस का अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इजराइल, आई थिंक इट वाज द डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर, एंड डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, तीनों भारत में थे। हाँ, हालांकि दोनों इवेंट में अलग अलग टाइम पे उनको समय दिया था अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। क्या बिहाइंड द सीन्स बातचीत नहीं हुई? समझा करो, ठीक है? Like I've always maintained, when a diplomat says yes, it is maybe. When he says maybe, it is no. And when he says no, he is not a diplomat. ये याद रखिए। तो ये जो फुदक रहे हैं सारे, हमें उससे सीखना, इससे सीखना, सारे शांत सही जा रहे हैं। कैन वी गो बैक टू द स्लाइड? 2-4 पॉइंट और हैं, वो भी खत्म करता हूं। लॉन्गर दिस वॉर लास्ट, गल्फ कंट्रीज और ईयू के ऑप्शंस खत्म होते हैं। अभी वो शोर शराबा हुआ, ओ हो यूक्रेन ने रशिया की सारी रिफाइनरीज उड़ा दी। अरे यार, रशिया इतना बड़ा है, पीपल डोंट रियलाइज। उसके पूरे ईस्ट से वेस्ट जाओ ना, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट देयर आर 11 टाइम जोन्स, 11 टाइम जोन है उस देश में। जब दिन होता है ना व्लादिवोस्टॉक में, मॉस्को में पिछले दिन का रात होता है। किस दुनिया में हो कि पूरी रिफाइनरी केवल वेस्ट कोस्ट में है? मैक्सिमम ऑयल कहां है उसका? साइबेरिया में है, सेंट्रल हार्टलैंड में है, एंड फार ईस्ट में है, कामचटका पेनिनसुला, सब जगह है। बट देयर इज अ रीजन व्हाई दैट वाज टारगेटेड। अभी ईयू वाज ऑन हॉर्न्स डायलेमा। गल्फ की तेल निकल गई, हम तो देंगे, थोड़ा बढ़ा के हम दे देंगे, पूरी रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरी रिक्वायरमेंट किधर से लें? रशिया से ले, सस्ता पड़ेगा, या यूएस से ले, महंगा पड़ेगा। यूएस ने वो ऑप्शन ही खत्म कर दिया। जो आर्कटिक वाले एरिया, बाल्टिक सी में जो इनके रिफाइनरी और आउटलेट्स थे, उसको तो जला दिए। रिपेयर कर सकता है, समय लगेगा, लेकिन अभी चाहिए ना ईयू को तेल। ऑप्शन क्या बचा? भारत से थोड़ा बढ़ाएगा, वो भारत कर ही रहा है, और यूएस से लेगा। दैट्स व्हाई से ऑप्शन खत्म हो जाता है। ईयू का ऑप्शन खत्म है, रशिया से ले नहीं सकता। रशिया तो वैसे भी मना कर रहा था उसको देने के लिए। गल्फ कंट्री के पास ऑप्शन क्या है? किसके पास जाएगा? चीन के पास? वो तो खुद ही मांग रहे हैं। वो कुछ नहीं, वो तो सीधे, अब जैसे मैंने बोला, जो रेन्यू करना है वो तो रेन्यू करेगा भाई अपना पेट्रो डॉलर। दैट डजंट मीन ट्रेड डॉलर बढ़ेगा। हाँ, पेट्रो डॉलर आएगा। दैट इज हाउ, जो ऊपर वाला बोला कि डेट क्राइसिस थोड़े समय के लिए रोल ओवर हो सकता है उसका। ट्योटी दबाएगा, ट्रेजरी बॉन्ड बेचेगा, इनको बोलेगा खरीदो। अभी कोई खरीद नहीं रहा था। नाउ ही कैन ट्विस्ट द आर्म ऑफ द गल्फ कंट्रीज। दैट इज व्हाई आई से डेट क्राइसिस रोल्ड ओवर टू अ लेटर डेट। हमें क्या है भाई, डोंट गेट कैरिड अवे। मर गए, लुट गए, कुट गए। ये ऑपोजिशन और जो उनके साइकोफैंट्स है ना, दे थ्राइव ऑन इट। और इसका सपोर्ट बाहर से आता है। ये ना सोचना ईयू और यूएस से नहीं आता है। आए दिन कितने पकड़े जा रहे हैं, यूएस के भी ऑपरेटिव्स और ये वो सब पकड़े जा रहे हैं ना। तो वो तो ये नैरेटिव चलाएंगे कि भाई ताकतवर गवर्नमेंट ना रहे सेंटर पे, मगर चलेगा नहीं। क्योंकि केवल 3 देश, मैं बार बार कह रहा हूं, जो इस लड़ाई में पैसे बनाएंगे, भारत, रशिया और यूएस। रशियन का ऑयल अभी नेसेसरी हो गया क्योंकि गल्फ का ऑयल खत्म हो रहा है, इसीलिए तो सैंक्शन हटा दिया अभी यूएस ने। एवं सैंक्शन निकाला, रशिया ऑयल चाहिए, मगर यूरोप को नहीं देना है, तो वेस्टर्न जो उसके रिफाइनरी आउटलेट्स हैं उसको तोड़ दिया, टर्मिनल्स को तोड़ दिया। भारत, आप अपना आउटपुट बढ़ा रहे हो, आपको चाहिए 5.5, आप 5.5 अभी मिलियन बैरल्स पर डे, 5.5, आप 11 मिलियन बैरल्स पर डे निकाल रहे थे आपके कैपेसिटी से ऊपर। 5.2 मिलियन बैरल्स पर डे आपका कैपेसिटी। मोदी जी ने अभी कहा है सबको अपने कैपेसिटी बढ़ा दो।
तो आने वाले दिनों में सब बढ़ा देंगे। तेल की अभी कोई कमी नहीं है। 9.3 मिलियन बैरल्स रशिया से आया था, अभी 30.6 और आ रहा है। 4 मिलियन बैरल यहाँ से आ गया है वेनेजुएला से। तकरीबन आपको 1 मिलियन बैरल्स पर डे वेनेजुएला से आएंगे। अभी नेगोशिएशन चल रहा है रशिया से 4 से 9 बिलियन बैरल के बीच में, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रशिया वांट्स टू गिव अस। चीन से नहीं हो रहा है। चीन को बोला है पाइपलाइन है, पाइपलाइन का जितनी कैपेसिटी है ले ले। अब ईयू को तो आपसे चाहिए होगा ना। अब वेनेजुएला से वो तेल भेज रहा है आपको दोबारा से, तो वो तो आप ही रिफाइन करके दोगे, बिकॉज वेनेजुएला तेल इतना गंदा है आज के तारीख में केवल रिलायंस और थोड़ा बहुत ओएनजीसी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नो वंडर वो रिलायंस के पीछे पड़ा है कि न्यू मैक्सिको में मेरे लिए ऑयल रिफाइनरी बना के दो। और बना के दो मतलब टाइम लगता है, 3 4 5 साल कहीं नहीं गए बनने के लिए। तो अभी आपने डाइवर्सिफाई कर दिया ऑलरेडी। 27 देश थे, मोदी जी ने तो पार्लियामेंट के फ्लोर में बोला अभी 41 कंट्रीज। जैसे गैस का, हाँ अभी थोड़ा दिक्कत है स्पेशली कमर्शियल सप्लाई का, वो भी अप्रैल तक हो जाएगा। क्यों? यूएस से गैस आना शुरू हो गया है, एलपीजी और बाकी आपके गैस जो फंसे हुए थे, सबसे पहले आप गैस निकाल के ला रहे हो, जो पर्शियन गल्फ में थे गैस आ रहे हैं। रशिया, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा, ये और 5 कंट्री हैं जिसके साथ अभी आपके डील्स फाइनलाइज हो रहे हैं। वो सब तेल देने और गैस देने के लिए तैयार हैं। प्लस अपने जो रिफाइनरीज वगैरह हैं उनको बोला है, हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे टेकिंग आउट डीजल मैक्सिमम। भारत के जितने नॉर्मली रिफाइनरीज में पेट्रोल ज्यादा निकलता है, टिपिकल रिफाइनरी पेट्रोल ज्यादा निकलता है, वो पेट्रोल ज्यादा निकालते हैं। भारत में टारगेटिंग इज टू टेक आउट मोर ऑफ डीजल, क्योंकि हमारे कमर्शियल व्हीकल्स, इन ट्रेन्स भी चलते थे। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में डीजल का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। नाउ यू हैव टोल्ड, एलपीजी भी निकलता है उनमें, तो यू हैव टोल्ड देम टू टेक आउट मोर एलपीजी। तो आई फील अप्रैल तक आपका ओवरकम हो जाएगा। मे ऑनवर्ड्स यू विल हैव नो इश्यूज। दैट इज फॉर कमर्शियल। प्राइवेट का तो अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लैक गोइंग ऑन। आई नो लॉट ऑफ पीपल आर होर्डिंग। जैसे मेरा दोस्त है कर्नाटका में, उसने बोला कि मैंने तो ऑर्डर किया था 6 दिन बाद उसको आया। दीदी दिल्ली में नॉर्मल कहती है आज अप्लाई किया, वो 48 घंटे के अंदर जैसा नॉर्मल है, मुझे तो सिलेंडर मिल गया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी गुड़गांव में। तो जगह जगह का इशू है जहां पे होर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है एलपीजी का। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जो है अपना सही रहेगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई ये शायद ये बैटल खत्म हो जाए। दिस कॉन्फ्लिक्ट विल नेवर एंड till the borders of the Middle East are redrawn as per the desire of USA. तो ये यूएसए का ख्वाब, and the story that ये यूएसए का ख्वाब है। ये आपके चैनल में भी मैंने मैप के साथ समझाया था। ये यूएसए का ख्वाब है। अभी ग्रेटर इजराइल का ये सारा पकड़ने का, ये इजराइल का और यूएस का ख्वाब है, ताकि वहां पे मेडिटेरेनियन सी में काफी गैस है, ऑयल है। गैस की क्यों बोल रहे हैं इतना? जब आप नॉर्मल गैस निकलता है ना, नेचुरल गैस, उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको काफी रिफाइन करके फिर आप निकालते हो। उसमें कई तरह के गैस आते हैं, अमोनिया भी निकलता है, बट मेन जो उसमें यूजफुल निकलता है फॉर emerging and evolving technologies, future technology is helium. हीलियम एक नोबल गैस है, उसमें इंप्योरिटीज नहीं होता है। तो जो चिप्स, आप चिप के ऊपर एचिंग करते हो, लेजर से सर्किट को एच करते हो, बिल्कुल पतला सा सर्किट, बड़ा पतला होता है। चिप्स तो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, ये नेल के साइज में, और इतने सारे उसके अंदर सर्किट डालना पड़ता है। यू कांट अफोर्ड टू हैव इवन अ टाइनी इंप्योरिटी देयर। वो तो सर्किट बंद हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हीलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ कूलेंट। इन जहां पे भी आपके चिप्स बनते हैं, वेफर तो बना दिया, उसके बाद जब आपको चिप बनाना होता है तो उस पर सर्किट एच करना होता है, तो लेजर से करते हो, गर्म होता है, ठंडा करने के लिए हीलियम इस्तेमाल होता है। नोबल गैस है, इंप्योरिटीज नहीं रहती।
सैमसंग कोरिया हैड 6 मंथ स्टॉक, अभी 1 महीने का स्टॉक खत्म हो गया, लड़ाई 1 महीना हो गया, हीलियम बंद हो गया, कतर से नहीं आता। यूएस को यह प्रॉब्लम नहीं है, यूएस इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हीलियम, तो यूएस के चिप इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाइना की वाट लगी। चाइना के पास उतना रिजर्व नहीं था, आई थिंक 1 महीने का था, खत्म हो गया, चाइना की वाट लगी। नाउ इज टू रन अराउंड फॉर हीलियम। ओके, टीएसएमसी ताइवान वाला जो है, विच इज द लार्जेस्ट चिप मेकर इन द वर्ल्ड, ही हैड, जहां तक मेरे को अंदाजा है, 3 या 4 महीने का स्टॉक। लुक एट जापान, वो सब अभी आपसे तेल लेंगे। यू हैड 50% ऑफ एलएनजी आपके पास था, 50% आप इंपोर्ट कर रहे थे, तो अभी इसीलिए पुश किया है कि ऑयल एंड गैस आपके ओएनजीसी एंड गेल कि जितना जल्दी हो सके अंडमान निकोबार में जो आपके ऑयल एंड गैस फाइंड्स हैं उसको तैयार करो। वो 3-4 साल लगेंगे, बट यू हैव योर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स फॉर एलएनजी, तो जो भी आप एलएनजी अभी लेके आओगे उसको प्यूरिफाई करके आप अपना हीलियम स्टॉक्स बना सकते हो। क्यों? आपके 13 कंपनी लग गई हैं हीलियम चिप्स बनाने के लिए, और लेटेस्ट है 3 दिन पहले की, हाँ 3-4 दिन पहले, ASML, which is the only company in the world who has the technology for etching on chips, डच कंपनी है, वो भारत आए हुए थे, भारत के साथ डील हो गया है। अभी 1 साल वो हमारे बंदे को ट्रेन करेंगे, पहले वहां फिर बाकी सब यहाँ, और यहाँ पे प्लांट लग रहा है ताकि आप एचिंग, आपका एचिंग यहीं पे हो जाएगा, टू एच इट। तो इसीलिए आपको मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि आप एलएनजी से पीएनजी, आपके एलपीजी से पीएनजी चले जाओ। इतना सारा आपको एलएनजी आने वाला है कि आपके पास पीएनजी अवेलेबल होगा, प्यूरिफाइड नेचुरल गैस, जो आप स्टोव में इस्तेमाल करते हैं, और सस्ता पड़ता है यार, 1/3 दिल्ली में होता था हमारे घर पे, 1/3 लगता है, अभी तो 3 गुना कॉस्ट देना पड़ता, जो भी सिलेंडर है यहाँ पे मेरे पास। तो लड़ाई का ये है नजारा। आप जो ये बोलते ना, अरे मर गए, लुट गए, कुट गए, बस चुप रहो यार, आप सही चल रहे हो। आपसे बातचीत करके आगे बढ़ रहा है ईरान, अपने उनके कॉन्सुलेट जो यहाँ पे है मुंबई में, हार्डलाइन गवर्नमेंट का ये याद रख लेना, कोई भी एम्बेसडर या कोई भी है कुछ नहीं बोल सकता अनलेस इट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट। उसने क्या बोला मुंबई में कि पाकिस्तान नौटंकी कर रहा है, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, वो अपना खुद कर रहा है। ट्रस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द ओनली कंट्री वी ट्रस्ट इज भारत, एंड भारत नीड्स टू बी पार्ट ऑफ द मीडिएशन, हैज टू बी पार्ट ऑफ द मीडिएशन। दिस इज द language used by their consul general in Mumbai। तो लंबा चलेगा, ये छोटा नहीं है, जितना लंबा चढ़ेगा उतना मुनाफा हम कमाएंगे, क्योंकि अभी 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यू आर द नंबर 1 सप्लाई ऑफ एविएशन फ्यूल टू यूएस, एंड यू आर द नंबर 1 सप्लायर ऑफ डीजल एंड एविएशन फ्यूल टू यूरोप। आप नाउ यू विल बिकम, thanks to this war, you are going to be the biggest refiner in the world। सारे वो आपसे बात कर रहे हैं, रशिया भी आपसे बात कर रहा है, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है ना कब सैंक्शन लग जाए उसके ऊपर। तो उसका भी तोड़ निकाला है कि हम शेल कंपनीज बना लेंगे, वो शेल कंपनीज के नाम पे आ जाएगा, तो तेल आपके पास आएगा। अब बिगेस्ट रिफाइनरी आप हो गए, तो यू भी आपसे लेगा, यूएस भी आपसे लेगा, आपके आसियान आपसे लेंगे, जापान आपके ऊपर डिपेंडेंट है, साउथ कोरिया भी आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। जब आपके एलएनजी खूब सारा आ जाएगा, आप रिफाइन करने लगोगे उसको, तो हीलियम चाहिए होगा ना उसको, सैमसंग को चाहिए, टीएसएमएल को, टीएमएसएल को, अपना टीएसएमएल को चाहिए, ताइवान वाले को, उनको चाहिए। यूएस को दिक्कत नहीं है, यूएस के पास है अपना हीलियम, बाकी जो बना रहे हैं उनको, आपके ज्यादा रिफाइन करोगे, आपके फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ेगी लोगों को। तो ये देखो, पॉजिटिव्स देखो,
रो नहीं, ये वो इसीलिए ये गंदा नैरेटिव निकाल रहे हैं ताकि दबाव डालें, कुछ कर दें और ये सारा बंद हो जाए, और गवर्नमेंट भी शातिर है, ये रुकेंगे नहीं, चलेगा। ठीक है, तो अभी यही रुकता। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी डेवलपमेंट्स डिस्कस की, बहुत ही होलिस्टिक था। देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है। वैसे मुझे लगता है जब कि भी लड़ाई होता है थोड़ा पीछे हट के थोड़ा देखना पड़ता है यार, एट द ग्रैंड स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेटेजिक लेवल की हो क्या रहा है। हो क्या रहा है, राइट। जी, थैंक पहली यू सो बात मच जो सर। सबसे पहले सोचना चाहिए कि लड़ क्यों रहे हैं। सर वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज somebody said कि इन लोगों की 1 मिलियन बेट लगी थी कि ईरान में कितने दिन चलेगा ये, 1 दिन 2 दिन, दे वर काउंटिंग इट वेरी लेस एक्चुअली। ट्रम्प एंड इनके क्लोज फ्रेंड्स की कि विल जैसे दोस्त लगाते हैं शायद वैसा। बट एनीवे दैट्स ऑन अ फनी साइड, बट आई डोंट थिंक सो ही मस्ट हैव डन इट ऑन अ बेट। इसीलिए है कि भाई अपने क्लॉजविट्स ने भी कहा है, वॉर इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, पॉलिटिक्स इज वॉर बाय अदर मीन्स। He gave a combination of both. Politics is war by other means, and war is politics by other means. So there is a वेरी political connect to any war. So स्टेप बैक करके ध्यान से देखना पड़ता है। शुरू में समझ नहीं आता है कि भाई ये लड़ाई का एम क्या है, पॉलिटिकल एम क्या है, वही कोई नहीं जाता। अब धीरे धीरे सारे कार्ड्स खुल रहे हैं तो क्लियर हो रहा है क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किस लिए कर रहा है। दैट इज राइट। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।